अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर एहतिशाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के बारे में और ये 2027 के एडमिशन्स के रिलेटेड है। लास्ट ईयर भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन वो 2026 के एडमिशन्स के रिलेटेड थी। इस स्कॉलरशिप पर दोबारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये दुनिया के टॉप रैंक स्कॉलरशिप में से एक है और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही रखूंगा। वैसे तो ये मास्टर्स का स्कॉलरशिप है, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स किया वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो बैचलर्स जिन्होंने 4 साल किया है उन्होंने तो अप्लाई करना ही करना है, और जो लोग अभी बैचलर्स कर रहे हैं या जिनका अभी बैचलर्स में एडमिशन हुआ है या इंटर वाले हैं तो वो भी इस स्कॉलरशिप को लाजमी टारगेट करें, क्योंकि ये इतना बेहतरीन स्कॉलरशिप है कि ये आप लोगों का फ्यूचर टोटली चेंज कर देता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले सेक्शन में सारा क्लियर हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि पिछले कुछ सालों के ऑलमोस्ट 3 या 4 सालों के स्टैट्स निकाला जाए तो सबसे ज्यादा एडमिशंस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का हो रहा है और इनका नंबर 100+ है हर साल, यानी कि तकरीबन हर साल 100 से ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को विन कर रहे हैं। इस वीडियो को एज यूजुअल मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, तो सबसे पहले इसके हम की हाइलाइट्स देख लेते हैं, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, वो सारा प्रोसेस, प्रोग्राम किस तरीके से ढूंढने हैं, किस तरीके से आपने अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है और कौन से डूज हैं, कौन से डोंट्स हैं जो आपने करने हैं इस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए, वो सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। की हाइलाइट्स में पहले नंबर पे ये है कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आपने कोई किसी किस्म की ना तो एडमिशन फी पे करनी है और ना ही ट्यूशन फी पे करनी है, और इसमें अप्लाई करने के भी कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने अप्लाई करना होता है। इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, जिसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो वो तकरीबन 4.5 लाख के दरमियान है। इसमें आप यूरोप के तकरीबन 3 से 4, मिनिमम 3 या मैक्सिमम 4 कंट्रीज में आप पढ़ते हैं। आपका मास्टर्स का सेमेस्टर कुछ इस तरीके से होता है कि कभी आप एक यूरोप के कंट्री में पढ़ रहे हो तो अगला सेमेस्टर में भी आपका किसी दूसरे कंट्री में हो, लेकिन ये सारा फंडेड एरास्मस मंडस की तरफ से होता है, आपने इसमें कुछ पे नहीं करना होता। रेजिडेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह के भी फायदे आपको मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जॉब सक्सेस रेट, जो बंदा इस स्कॉलरशिप से ग्रेजुएट हो जाता है उसका जॉब सक्सेस रेट 90% है, और वो भी यूरोप के अंदर, यानी कि आपकी जॉब कंफर्म है। तो ये इसके कुछ की हाइलाइट्स है। सारी डिटेल बेनिफिट्स की मैं आपको इसके बेनिफिट्स वाले सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी चलते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पर। अब एरास्मस मंडस के इंट्रोडक्शन को देखा जाए तो ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से ऑफर किया जाता है, जो कि जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम है, जिसमें पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर स्टडीज होती है। फर्ज करें कि आपका अगर पहला सेमेस्टर जर्मनी के अंदर है तो हो सकता है दूसरा स्पेन में हो, तीसरा इटली में हो, या यूरोप के किसी और कंट्री में हो, तो एटलीस्ट 2 या 3 या मैक्सिमम 4 कंट्रीज में आपने स्टडी करना होता है। और इसका जितना भी खर्चा होता है, फर्ज करें कि आपका पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो गया और आपने ट्रैवल करना है नेक्स्ट कंट्री के लिए, तो वो सारा यूरोपियन यूनियन की ही तरफ से फंड किया जाता है, आपने इसमें 1 रुपया भी नहीं लगाना होता। और सबसे बड़ी बात, बड़ा ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इसमें कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब सक्सेस रेट बहुत हाई मिलता है, यानी कि आपकी जॉब कंफर्म है। अभी हम चलते हैं यूरोपियन यूनियन के इंट्रोडक्शन पर। तो यूरोपियन यूनियन यूरोप की यूनियन है। वैसे तो यूरोप 44 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज को इंक्लूड करती है, जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सारी चीजों को हैंडल करती है यूरोप के रिलेटेड। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। अब हम चलते हैं यूरोप के इंट्रोडक्शन पर। तो यूरोप दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट में से एक है और ये 44 यानी कि 44 कंट्री से मिलकर बना हुआ है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर मोस्टली पाया जाता है। वैसे तो ये 44 कंट्रीज जो हैं, 44 कंट्रीज हैं, ये अपना अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर रखते हैं, लेकिन इनको हैंडल यूरोपियन यूनियन की ही तरफ से किया जाता है। इनके पॉलिटिकल, इनके इकोनॉमिकल और दूसरे जितने भी मामला हैं वो सारे यूरोपियन यूनियन की तरफ से हैंडल किया जाते हैं। और मेनली इनमें जो करेंसी चलती है वो भी यूरोज है। अब यूरो का आज की डेट में अगर रेट निकाला जाए तो तकरीबन 320 से लेके 330 PKR तक बनता है, यानी कि बड़ी ही स्ट्रॉन्ग करेंसी। और आपको जो इसमें स्टाइपेंड मिलने वाला है, यहाँ आपकी इसमें बाद में जो जॉब होती है वो आपकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा करने वाली है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें मोस्टली ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन हर कंट्री की अपनी
लैंग्वेज भी है, जैसे कि जर्मन, इटालियन, स्पेनिश और इस तरह की भी लैंग्वेज इसमें मोस्टली पाई जाती हैं। कम्युनिटीज या रिलीजन की बात की जाए तो मेजर रिलीजन या कम्युनिटीज में आपको क्रिश्चियनिटी मिलेगी, लेकिन इसके अलावा इस्लाम, बुद्धिज्म और जूइज्म भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वेदर की बात की जाए तो आप सब लोगों को यूरोप के वेदर के बारे में पता ही होगा कि बड़ा ही प्लीजेंट वेदर होता है। वैसे भी अगर एवरेज निकाली जाए इन 44 कंट्रीज की तो -10 डिग्री से 35 डिग्री मैक्सिमम तक होता है और ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने एरास्मस मंडस का और यूरोपियन यूनियन का और यूरो का भी इंट्रोडक्शन देख लिया। अब चलते हैं स्कॉलरशिप की टाइमलाइन पर कि इसकी टाइमलाइन क्या है। तो इस स्कॉलरशिप में हर प्रोग्राम की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और अपनी ही स्टार्टिंग और एंड डेट है। जब भी आपने इसको सर्च करना है, जब वो मैं एप्लीकेशन वाले प्रोसेस में आपको समझाऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। वैसे इसकी जनरल टाइमलाइन बता दूं तो ये अगस्त से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं और नवंबर तक इनकी डेट्स ओपन होती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन ईच प्रोग्राम, और इनकी डेडलाइन यूजुअली जनवरी तक होती है, हो सकता है इससे आगे भी हो, लेकिन एवरेज निकाली जाए तो जनवरी तक इनकी डेडलाइन होती है। और अभी के जो एडमिशन चल रहे हैं तो वो 2027 यानी कि 2027 ईयर के लिए एडमिशन ओपन है। तो आप इस प्रोसेस को ध्यान से समझिए और इसमें अप्लाई लाजमी करिएगा, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि पिछले कुछ 3 सालों के स्टैट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही इस स्कॉलरशिप को विन कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं स्कॉलरशिप के इंपॉर्टेंट सेक्शन पर कि बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट फुली फंडेड है। इसमें आपने कोई किसी किस्म की एडमिशन फी नहीं देनी, कोई ट्यूशन फी नहीं देनी, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड अप टू 1400 यूरोज मिलने वाला है और इसको अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 4,40,000 से ऊपर की अमाउंट बनती है, यानी कि एक बड़ी बेहतरीन किस्म की अमाउंट मिलने वाली है आपको स्कॉलरशिप की शक्ल में। और नेक्स्ट इसमें यह है कि आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी और सारी यूरोपियन यूनियन की तरफ से फंडेड है, इसमें भी आपने कोई हिडन चार्जेस पे नहीं करने होते। नेक्स्ट इसमें यह है कि आप एटलीस्ट यूरोप के 3 से 4 कंट्रीज में पढ़ते हैं, यानी कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका एक सेमेस्टर फर्ज करें जर्मनी में होगा तो नेक्स्ट स्पेन में या इटली में, इस तरह आप एटलीस्ट यूरोप के 3 से 4 कंट्रीज में पढ़ते हैं। और इसमें जो ट्रेवल अलाउंस है, यानी कि आपके एडमिशन होने के बाद आपके घर से आपका यूरोप में ट्रेवल करना, वो भी यूरोपियन यूनियन की तरफ से फंड किया जाता है। और नेक्स्ट आपके एडमिशन के बाद आपका जो सेमेस्टर चेंज होता है और आपको नेक्स्ट कंट्री में ट्रेवल करना होता है तो वो भी यूरोपियन यूनियन की ही तरफ से फंड किया जाता है, आपने उधर भी कोई पैसे पे नहीं करने। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड की जाती है। अब यूरोप का जिनको आइडिया है और स्टडी का जो अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को आइडिया होगा कि यूरोप के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है और मेडिकल कितना कॉस्टली है। तो इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाती है और सारी कवर्ड होती है। नेक्स्ट आपके पास शेंजन वीजा होता है, यानी कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप यूरोप के इस वीजा की बेस पर यूरोप के किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क और एनी टेंशन। नेक्स्ट और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपका स्कॉलरशिप को ग्रेजुएट करने के बाद आपका जॉब सक्सेस रेट 90% होता है, यानी कि आपकी जॉब कंफर्म है, वो भी यूरोप के अंदर। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अभी हम चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। जिस तरह इसके बेनिफिट्स बेहतरीन है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बड़ा बेहतरीन है, बस आपको इसको समझना है और इसके तरीके से आपने अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला नंबर ये आता है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी नेशनलिटी कोई भी है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी कंट्री से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन। तो एजुकेशन आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बताऊं तो आपके पास 180 ECTS या फिर आपके पास 280 ECTS होने चाहिए। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट वे में कि अगर आपके पास 180 ECTS हैं तो आपकी 15 ईयर एजुकेशन बनती है, यानी कि आपके 3 साल बैचलर्स डिग्री बनती है। और अगर आपके पास 280 ECTS हैं तो फिर आपकी 16 ईयर एजुकेशन बनती है, यानी कि आपका 4 साल बैचलर्स का प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है CGPA की बात। तो CGPA की कोई लिमिट नहीं है, आपका जितना भी CGPA हो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों का CGPA अच्छा होगा, जिनकी प्रोफाइल अच्छी होगी, तो उनको प्रेफर लाजमी किया जाएगा। और प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना हमेशा CGPA पर मैटर नहीं करती। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, लास्ट ईयर जिन्होंने अप्लाई किया है उनका CGPA तकरीबन 2.7, 2.8 से 3.0 या 3.1 तक वेरी करता था, लेकिन उनका एडमिशन हुआ है सिर्फ इस बेस पर उनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन अच्छा बनाया था, उन्होंने अपनी CV अच्छे तरीके से बनाई थी,
उनकी सीवी के अंदर जो स्टडी गैप्स हैं या प्रोफेशनल गैप्स हैं उन्होंने वो बड़े बेहतरीन तरीके से कवर किए थे। उनके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन या प्रोजेक्ट्स थे और उन्होंने अपनी प्रोफाइल को प्रेजेंट इस तरीके से किया था कि वो रेलिवेंट थे अपने प्रोग्राम के रिलेटेड और उनका एडमिशन सिक्योर हुआ है इस बेस पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि सीजीपीए की कोई लिमिट नहीं है, बस आपने अपनी प्रोफाइल पे वर्क करना है। और वो कैसे करना है वो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। नेक्स्ट आ जाती है एज लिमिट। तो स्पेसिफिकली कोई एज लिमिट नहीं है, जितने प्रोग्राम हमने चेक किए थे लास्ट ईयर तो कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं आती इसमें, ना उन्होंने कोई मेंशन की हुई है। लेकिन जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपने रिक्वायरमेंट एक बार लाजमी पढ़नी है। ये मैं आपको शो भी कर दूंगा किस तरीके से आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है। हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग बार बार पूछेंगे भी वो स्टडी गैप का है कि अगर आपका स्टडी गैप है तो क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टिप आपको अभी दे देता हूं कि अगर आपने उस स्टडी गैप को जस्टिफाई नहीं किया, आपने ये मेंशन नहीं किया कि आप उस स्टडी गैप में करते क्या रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन ही ना कर पाए, तो फिर आपके एडमिशन के चांसेस ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको रिलेट कर लिया, आपका जो भी स्टडी गैप के दौरान वर्क रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, इंटर्नशिप रही है या जो भी कुछ आप करते रहे, आप उस प्रोग्राम से रिलेट कर पाए तो फिर आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है ऑलरेडी मास्टर्स। इसका मतलब यह है कि जो लोग ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हैं तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका मास्टर्स ऑलरेडी है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप दोबारा से मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रेलिवेंट प्रोग्राम चूज करते हैं, फर्ज करें कि आपने इंजीनियरिंग का कोई प्रोग्राम है, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग लगा लें, वहां पे आपने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है तो दोबारा आप इसमें कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग में ही मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो ये आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है बल्कि पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस की इसमें कोई जरूरत तो नहीं है, ना उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, लेकिन अगर आपके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है उस प्रोग्राम के जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके चांसेस ज्यादा करेगा। तो ये इसका कुछ बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, लेकिन फिर भी जब आप प्रोग्राम पर अप्लाई करने जाएंगे तो आपने हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को लाजमी पढ़ देना। और इसमें आपको टिप दे देता हूं कि आपने जब भी प्रोग्राम सिलेक्ट करने हैं तो एटलीस्ट 3 प्रोग्राम आपने सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है आप कितने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप 1 में कर लें, 2 में कर लें, 3 में कर लें, 50 में कर लें, लेकिन एटलीस्ट 3 प्रोग्राम में लाजमी करें और वो रेलिवेंट होने चाहिए। ये ना हो कि आप इंजीनियरिंग में कर रहे हैं दूसरा मेडिकल में चले जाए, तो ये आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा बल्कि और कमजोर कर देगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है आपका वैलिड पासपोर्ट, यानी कि आपके पास एटलीस्ट 3 to 6 मंथ तक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि वैलिड होना चाहिए। उधर उन्होंने 3 to 6 मंथ नहीं लिखा, लेकिन 3 to 6 मंथ लाजमी है, क्योंकि इतना टाइम गुजर जाता है एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड होने में या एप्लीकेशन कंप्लीट होने में, तो एटलीस्ट 6 मंथ तक आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती हैं और आपके डिग्री के सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं जो आपके पास बैचलर्स के होने चाहिए। इंटर के भी वैसे प्रिपेयर करके रखें। अब इन्होंने कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं लिखी कि ये टेस्टेड होने चाहिए एजुकेशनल मिनिस्ट्री से या नहीं, तो बेहतर ये है कि आप इनको टेस्टेड करवा के रखें, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखें जितने भी एरास्मस मेंडस के प्रोग्राम हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और अगर हम एवरेज निकालें तो 70 to 80% प्रोग्राम में आइट्स या टोफल रिक्वायर्ड होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं जिन पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपकी पिछली स्टडीज अगर इंग्लिश में रही है तो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट बनवा कर उसकी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन बताता चलूं, आइट्स या टोफल आपके पास हो तो बेटर है। अब नेक्स्ट आ जाता है सीवी। तो सीवी 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सीवी आपकी बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए और यूरोपास स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बननी होनी चाहिए। ये आपकी प्रोफेशनल और एजुकेशनल लाइफ का एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और ये रेलिवेंट होनी चाहिए उस प्रोग्राम से रिलेटेड जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपने 1 सिलेक्ट किया या 2 सिलेक्ट किए। अगर आप इस तरह सीवी बनाते हैं तो फिर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे इस पे एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है चैनल पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लाजमी चेक करिएगा, आपको सीवी बनाने में काफी ज्यादा हेल्प आउट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशनल या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशनल लेटर, ये ऑलमोस्ट सेम तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन इनको आपको बेहतरीन तरीके से बनाना आना चाहिए। आज के दौर में बहुत सारे लोग एआई का यूज करते हैं, लेकिन
जो लोग आपका मोटिवेशनल लेटर रीड कर रहे होते हैं उनको भी एक बार देख ही पता चल जाता है कि ये एआई से बना हुआ है या किसी बंदे ने खुद लिखा हुआ है। तो इसको आपने लाजमी ध्यान से बनाना है। सबसे पहली बात, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप चैट जीपीटी वगैरह या किसी भी एआई टूल से बनवा रहे हैं और उसको ऐसे ही आप उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उसको अपने मुताबिक टेलर ही नहीं कर पा रहे, तो आपका उधर पहली नजर में ही पड़े जाने के बाद ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे सीवी हो गया, लेटर ऑफ मोटिवेशन हो गया और रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए, जिसकी हम आगे बात करेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस पर आपकी प्रोफाइल को सबसे ज्यादा जज किया जाता है। लेटर ऑफ मोटिवेशन आपका मैक्सिमम 900 टू 1000 या 800 टू 900 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए। इससे ज्यादा लंबा चौड़ा आपने नहीं लिखना। लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पर भी एक कंप्लीट गाइड वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाने से पहले कंप्लीट गाइड वीडियो जो चैनल पर मौजूद है वो लाजमी देखिएगा, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो है रिकमेंडेशन लेटर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये रिकमेंडेशन लेटर सबसे पहले जब आपने बनवाने हैं या खुद से बनाकर अपनी यूनिवर्सिटी या टीचर से असाइन करवाने हैं, तो आपने सबसे पहले ख्याल रखना है कि ये आपकी प्रोफाइल को या आपको एक्सप्लेन कर रहे हो, स्पेसिफिकली आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आप जिस प्रोग्राम में आगे अप्लाई कर रहे हैं उससे थोड़ी बहुत रेलिवेंट आपने स्ट्रेंथ्स बना लेनी है। आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की अचीवमेंट कुछ इस तरीके से बनवा लेनी है, वो आपने लाजमी इनमें मेंशन करवानी है। और ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हो तो फिर आपके रिकमेंडेशन लेटर स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इन शॉर्ट, आपकी जो रेलिवेंट स्किल्स और स्ट्रेंथ्स हैं उनको हाईलाइट करके इन रिकमेंडेशन लेटर्स में लिखा गया हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग रिकमेंडेशन लेटर ऐसे ही टेम्पर कर लेते हैं और अपनी ही ईमेल लगवा लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना। आपकी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की स्टैंप के साथ, अगर आप किसी जगह पर वर्क कर रहे हैं तो वहां के लेटर हेड पे उनकी स्टैंप और ईमेल के साथ होनी चाहिए। और उन लोगों को बताना भी है कि वो इसका रिप्लाई लाजमी करें, क्योंकि अगर एप्लीकेशन प्रोसेस होने के बाद आपके रिकमेंडेशन लेटर्स का रिप्लाई ही नहीं जाता तो फिर आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाती। तो ये इसके कुछ डॉक्यूमेंट थे जो हमें रिक्वायर्ड हैं एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के लिए। अभी हम चलते हैं कि किस तरीके से हमने अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए और कौन सी चीजें हमें ऐड करनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट पे आ जाता है एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन। ये फिजिकल भी हो सकती हैं, ये ऑनलाइन भी हो सकती हैं। अगर जिन लोगों ने फिजिकल सर्टिफिकेशंस की हैं तो वो बेहतरीन है, अपने फील्ड से रिलेटेड, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड। और जो लोग नहीं कर पाए और अभी करना चाह रहे हैं तो वो कोर्सेरा को चेक करें, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और इस पे आप अपनी आईडी बनाएं और उनको चेक भी करते हैं। यहाँ पर कुछ सेल्स वगैरह भी लगती रहती हैं, कुछ इनके प्रोग्राम्स पेड होते हैं, लेकिन कुछ ऑफर्स के दौरान ये कुछ लिमिट के लिए कुछ सर्टिफिकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। अगर आप वो सर्टिफिकेशंस ले लेते हैं तो ये आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपकी कोई रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो आपने अपनी एजुकेशनल लाइफ में किए हो, आपने कॉलेज लाइफ में किए हो या आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में किए हो। आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस होनी चाहिए, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स या इस तरह की कोई भी वर्क आपने इसमें लाजमी ऐड करना है। नेक्स्ट आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। अब जिन लोगों का वर्क एक्सपीरियंस है तो वो कोशिश करें कि उसको रिलेट लाजमी करें। फर्ज करें कि अगर कोई बंदा पब्लिक हेल्थ में अप्लाई कर रहा है और वो वॉलंटियरली वर्क करता रहा है किसी ऐसी मैनेजमेंट में जिसमें हेल्थ के रिलेटेड चीज़ों को मैनेज किया जाता है, तो वो अदारे का वो एक्सपीरियंस लेटर या इंटर्नशिप लेटर लाजमी ऐड करे। ये भी उसकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, तो इनको फॉलो जरूर कीजिएगा। अभी हम चलते हैं कौन से डूज हैं और कौन से डोंट्स हैं जो हमें करने चाहिए और जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर शो करूंगा। वहां पर मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस भी एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से आपने इनके पोर्टल्स पर जाना है, किस तरीके से आपने अपने प्रोग्राम सर्च करने हैं और किस तरीके से आपने एआई टूल्स यूज करने हैं। ये सारा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करता हूं। तब तक आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और चलें अब चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो इसमें मोस्टली चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बाकी जो चीज़ें रह गई हों वो मैं आपको इधर देख के बता देता हूँ। उधर चेक कर लेते हैं अगर कोई चीज़ रहती है। और इस स्लाइड को भी मैं स्लोली स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। हाँ, एप्लीकेशन टाइमलाइन अगस्त टू नवंबर ओपन होते हैं और यूजुअली जनवरी तक इनकी डेडलाइन होती है, इससे आगे भी रहती है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके ईसीटीएस के नंबर्स वो भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
डॉक्यूमेंट्स में अच्छा ये सीवी का, मोटिवेशनल लेटर का और रिकमेंडेशन लेटर का, ये एक बार फिर से देख लें। सीवी आपकी यूरोपास होनी चाहिए और इसमें आपकी एजुकेशनल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्किल, सर्टिफिकेशन, ये चीज़ें लाजमी ऐड होनी चाहिए। और रेलिवेंट कोर्सेज और सर्टिफिकेशन आपने किए हों वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। इंक्लूड रिसर्च पब्लिकेशंस, प्रोजेक्ट्स अगर आपके पास हो तो ये भी आपने करने हैं। और बाकी ये आपका कोई स्टडी गैप हो तो वो भी एक्सप्लेन करना है। मोटिवेशनल लेटर में देख लेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करना चैट जीपीटी से, आपकी पर्सनल जर्नी होनी चाहिए। और अगर आप चैट जीपीटी से बनवा भी रहे हैं तो इसको आपने आइडियाज़ वहाँ से लेने हैं, उसमें आपने थोड़ा वर्क करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है और उसको बाद में अपने अल्फाज में कन्वर्ट करना है। और 900 800 वर्ड्स मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यूजुअली बेटर ये होता है कि एक पेज पे हो। रिकमेंडेशन लेटर का देख लें, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड। ये इस तरह नहीं होने चाहिए कि जनरल लिखे हों। आपकी इसमें अचीवमेंट्स, आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते रहे हैं या जो जिस प्रोग्राम में आप रिलेट कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, उससे रेलिवेंट कोई भी एक्टिविटी आपने लाजमी मेंशन करवानी है रिकमेंडेशन लेटर्स में। ये ना हो कि आप बिल्कुल सादा सा बनवा लें रिकमेंडेशन लेटर, तो ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट आ जाएगा हाउ टू मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये पार्ट हमारा रह गया था डूज एंड डोंट्स के, कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। इसमें जो चीज़ें मिसिंग रह गई हैं वो सारी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला पॉइंट देख लें, डोंट वेट अंटिल द लास्ट डेट। आपने लास्ट डेट का वेट नहीं करना कि अभी बड़ी डेट पड़ी हुई है तो एक हफ्ता रह जाएगा तब हम प्रोग्राम ओपन करेंगे, देखेंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपने इस स्कॉलरशिप को विन करना है, ये पूरी दुनिया से लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ये कंपटीशन बेस्ड स्कॉलरशिप है। ज़रूरी नहीं है इसमें कि हाई सीजीपीए वालों को मिलता है, लेकिन जो अपने आप को प्रेजेंट अच्छी तरह कर लेते हैं उनको ये स्कॉलरशिप कंफर्म मिल ही जाता है। और जैसे कि मैं पहले भी बताया कि पाकिस्तान से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिल रहा है। डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, कैसे आपने हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है, वो जब हम एप्लीकेशन वाले पार्ट पे चलेंगे इसके बाद वही वाला पार्ट है, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आपने एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट चेक करनी है। उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, अपना मोटिवेशन ऑफ लेटर, लेटर ऑफ मोटिवेशन, एसओपी या जो भी डॉक्यूमेंट है, सीवी है, रिकमेंडेशन लेटर्स है, उनको अच्छी तरीके से आपने बनाना है। नेक्स्ट, आपने रॉन्ग प्रोग्राम नहीं चूज करना, आपने रेलिवेंट करना है। फर्ज करें कि कोई बच्चा कंप्यूटर साइंसेज में और आगे कह रहा है कि नहीं मैं केमिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा, तो ऐसे नहीं होता। ये आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा वीक कर देगा। आपने कोशिश करना है कि जो आपका स्टडी बैकग्राउंड है उसी में आपने मोटिवेशन शो करते हुए उसी प्रोग्राम या उससे रेलिवेंट किसी प्रोग्राम को चूज करना है, फिर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनेगी और ये ऑटोमेटिकली आपको रिलेट करता जाएगा, आपकी छोटी छोटी चीज़ें इसमें एडअप होती जाएंगी। तो प्रोग्राम का आपने ध्यान रखना है, गलत चूज नहीं करना है, इस पे वर्क लाजमी करिएगा। नेक्स्ट, डोंट यूज कॉपी पेस्ट मोटिवेशन लेटर। ये मैं ऑलरेडी बताया है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, फिर उसका एआई कंटेंट रिमूव कर देते हैं और उसी की तरह इसको पेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें आपकी कंटिन्यूटी नहीं होती, वो आपकी सीवी या आपकी जो लाइफ है उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा होता। तो चैट जीपीटी वाला आपने नहीं करना, आपने उससे आइडियाज लेने हैं, फिर उसको आपने अपनी सीवी से रिलेट करना है। सीवी से रिलेट करने के बाद फिर आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करने हैं उससे रिलेट करना है। फिर आपने कुछ चीज़ें मिसिंग देखनी है जो आप अपनी लाइफ में करते रहे हैं या स्टडी बैकग्राउंड आपका उससे रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको आपने इन सारे एस्पेक्ट्स को मैच करके फिर आपने मोटिवेशनल लेटर अपनी वर्डिंग में लिखना है। तो फिर ये इम्पैक्ट डालेगा और आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, योर पर्सनल जर्नी, योर अचीवमेंट्स, योर गोल्स, योर मोटिवेशन फॉर चूजिंग द प्रोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रखने हैं। बेटर ये है कि मोटिवेशनल लेटर वाली जो वीडियो है चैनल पर अपलोडेड है उसको लाजमी चेक करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है अवॉइड इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। आपने इस तरह नहीं करना कि आप उठें, आपको पता चला कि आज स्कॉलरशिप आया तो उसको चेक करें और एप्लीकेशन स्टार्ट कर दें और बाद में आपको पता चले कि इसमें ये भी डॉक्यूमेंट रहता है, ये भी रहता है, चलो अभी एप्लीकेशन क्लोज करते हैं, इसमें नेक्स्ट अपलोड कर देंगे। इस तरीके से नहीं करना, आपने पहले सारी रिक्वायरमेंट पढ़ के सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से देख के जो मिसिंग है उनको कंप्लीट करके फिर आपने अप्लाई करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन डिले होती जाती है और फिर आपकी जगह किसी और को नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट, रीड प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स केयरफुली। ये वही बात है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिक्वायरमेंट्स देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, इंग्लिश रिक्वायरमेंट देखें
और सिलेक्शन क्राइटेरिया भी देखें और इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। ये वाली चीज़ें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये आपको आपकी सीवी और लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाने में बहुत हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट आ जाता है डोंट यूज़ लो क्वालिटी रिकमेंडेशन लेटर्स। ये पहले भी बताया लेकिन अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जब बनवाने हैं तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सादा सादा या खुद बनवा लेते हैं या अपने प्रोफेसर से बनवा लेते हैं, जिसमें उनका इंट्रोडक्शन होता है प्रोफेसर का कि मैं फलां यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, ये बच्चा हमारे पास पढ़ता रहा है और बड़ा अच्छा है और इसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इस तरह का लेटर आपने नहीं बनवाना, ये कोई इम्पैक्ट डालेगा नहीं। देखिए आजकल एआई का दौर चल रहा है तो कोई पता नहीं चलता, बच्चे खुद से बनवा रहे हैं, बच्चे एआई से लिख रहे हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन या सीवीज, वो भी सही से इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। तो रिकमेंडेशन लेटर एक डॉक्यूमेंट है जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेगा अगर आपने इसको अच्छे से बना लिया। तो आपने इसमें करना क्या है कि इसको अच्छे तरीके से लिखना है। आपने अपनी सीवी की सर्टिफिकेशंस हैं, आपके जो प्रोग्राम है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन या एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, फ़र्ज़ करेंगे को लड़का या लड़की जो भी पब्लिक हेल्थ का स्टूडेंट है या हेल्थ रिलेटेड किसी भी प्रोग्राम का स्टूडेंट है और आगे पब्लिक हेल्थ में अप्लाई कर रहा है, तो उसको इसमें ऐड करना चाहिए कि वो वॉलंटियरली वर्क करता रहा है। उसका प्रोफेसर उसको मेंशन करे कि ये बच्चा हमारे पास वॉलंटियरली वर्क करता रहा है, ये इस एक्टिविटी में रहा है, ये कैंपिंग वगैरह भी करता रहा है, और भी काफ़ी सर्टिफिकेशन इसने की हुई हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें मेंशन होंगी तो फिर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी। तो इस किस्म के आपने रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाने हैं और एटलीस्ट आपके पास 2 या 3 होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अप्लाई टू मल्टीपल सूटेबल प्रोग्राम्स। अच्छा, इसमें मैं रिकमेंड करता होता हूँ कि आप एटलीस्ट 3 प्रोग्राम में अप्लाई करें। आप 2 में भी कर सकते हैं, 1 में भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आपके लिए ये नुकसान में जाएगी चीज़, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोग्राम रेलिवेंट होते नहीं हैं। आपको 2 या मैक्सिमम 3 प्रोग्राम एक दूसरे के रेलिवेंट मिल जाएंगे जिसमें आपकी चीज़ें मैच हो रही होंगी, तो आप एटलीस्ट 3 प्रोग्राम सेलेक्ट करिएगा। इससे ये है कि अगर एक में नहीं होता तो दूसरे में या तीसरे में आपके चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका एप्लीकेशन पोर्टल। एप्लीकेशन पोर्टल पर जाने से पहले ये कुछ पॉइंट देख लें। पहला ये कि हर प्रोग्राम का सेपरेट पोर्टल है। इधर एरास्मस मंडस में जितने भी प्रोग्राम दिए हुए हैं उनका एक सेपरेट पोर्टल बना हुआ है जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, उसके एप्लीकेशन प्रोसेस और ईच एंड ऑल डिटेल उधर आपको मिल जाएगी। उसको आपने पढ़ना है और वहीं से आपने अप्लाई करना है। वो मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। प्रोग्राम है मेजर डोमेन्स। अच्छा, इसमें आपको सारे प्रोग्राम मेजर डोमेन्स वाले मिलेंगे, यानी कि एक प्रोग्राम होगा और उसके अंदर कई कैटेगरीज होंगी। फ़र्ज़ करेंगे एक हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम है, उसमें हेल्थ के जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फिजियोस हैं, फार्मासिस्ट हैं, कोई भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है तो उसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको रिक्वायरमेंट चेक करना होगी। वो रिक्वायरमेंट चेक करके उसको पढ़े और उसमें अप्लाई करे, तो इस तरह की आपको डोमेन्स मिलेंगी। तो ये इनके नीचे 2 ऑफिशियल पोर्टल हैं, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अभी हम इन पोर्टल्स पर चलते हैं, लेकिन मैं आपको गूगल से इनको ओपन करना दिखाता हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे। तो आपने न्यू टैब पर आ जाना है और गूगल पर आपने एरास्मस मंडस कैटलॉग लिख देना है। तो पहला वाला देखें जिस पे एरास्मस प्लस लिखा हुआ है, इसको आपने ओपन कर लेना है। और सेकंड वाला देखें erasmuscatalog.com, ये वाली लाइन जो लिखी हुई है, इस वाले पोर्टल को भी आपने ओपन कर लेना है। अभी हमारे पास एरास्मस प्लस वाला कैटलॉग आ गया है। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको सारी रिक्वायरमेंट भी मिल जाएगी कि कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, ट्रैवल, वीज़ा, अलाउंस, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। मास्टर की ड्यूरेशन कितनी है, 1 to 2 ईयर्स की ड्यूरेशन है। टाइप ऑफ डिग्री, आपको कौन सी डिग्री अवार्ड की जाएगी। जॉइंट डिग्री ये होती है कि आपको एक ही सर्टिफिकेट अवार्ड कर दिया जाए। मल्टीपल डिग्रीज ये है कि आप अगर फ़र्ज़ करेंगे 2-3 कंट्रीज़ में अलग-अलग सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो आपको उन्हीं कंट्रीज़ के अलग-अलग सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड की जाएंगी। व्हेन टू अप्लाई, तो ये अक्टूबर टू जनवरी, लेकिन अगस्त से ये स्टार्ट होते हैं, तो अक्टूबर टू जनवरी आपने प्रोवाइड करना होता है। व्हाट यू नीड, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ें वैसे मैं बता चुका हूँ। और एडवाइस विद योर एप्लीकेशन, ये सारी इधर डिटेल दी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। अभी हम चलते हैं ऊपर और यहाँ पर देखें सर्च द कोर्स कैटलॉग, इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपके पास इनका कैटलॉग ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। ये 220 प्रोग्राम इधर लिखे हुए हैं और यहाँ पे देखें, यहाँ से आप अपना कंट्री के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन आपने सेलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटीज़, फील्ड ऑफ स्टडी। लेकिन बेटर ये है कि आप अपना इधर सिर्फ कीवर्ड दें जो आप सर्च करना चाहते हैं, या फिर आप इधर आप फील्ड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करें कि आप एग्रो, आर्ट, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियो, हिस्ट्री, मैड, लॉ, किसी में भी जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, उसके मुताबिक देखें। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें इधर हम कीवर्ड्स में पब्लिक हेल्थ को सिलेक्ट करते हैं
और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे पास पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम होंगे वो हमारे पास ओपन हो जाएंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास सारी ऑप्शंस आ गई हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और इसमें से हम एक प्रोग्राम है पब्लिक हेल्थ, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, उसको चेक चेक कर लेते हैं। यूरोपियन मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रोग्राम ओपन हो गया है, इसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी इधर। अभी मैं आपको दूसरा जो इनका पोर्टल था उससे भी ओपन करके दिखाता हूँ ये सेम प्रोग्राम, क्योंकि आपको दोनों पोर्टल पर ऑलमोस्ट सेम ही प्रोग्राम मिलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनका डिफरेंस है कि उनकी डिटेल्स थोड़ी और तरह से लिखी हुई है। अब देखें, ये इधर आपको प्रोग्राम के अबाउट सारी डिटेल मिल जाएगी। एरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर्स डिग्री है, 2 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी मास्टर कोर्स है, इसके अलावा डबल मास्टर डिग्री है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी हम चलते हैं एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन एंड एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। तो एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ की एप्लीकेशन की डेट लिखी हुई है 8 अक्टूबर 2026 को ये ओपन होने हैं 2027 इनटेक के लिए। बाकी एप्लीकेशन डेडलाइंस 8 जनवरी तक इनकी डेडलाइन है, और 25 मार्च एप्लीकेशन फॉर। अच्छा, जो स्कॉलरशिप वाले हैं उनकी जनवरी तक है, और जो सेल्फ फंडर पर जाना चाहते हैं उनकी मार्च तक है। उसके बाद सारी डिटेल ये लिखी हुई है, ये ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन इधर पोर्टल पर आपने सब कुछ एक बार पढ़ना है। हर प्रोग्राम की थोड़ी सी डिफरेंट डिटेल होती है, थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, उसको आपने लाजमी पढ़ना है। अब देखें, एवेल्युएशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ये सारा आप इधर पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, इस पे आपका इंटरव्यू भी होगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर 18 फेब 2026 के बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। ओके, और इंटरव्यू के डिटेल भी सारी लिखी हुई है, 15 मिनट का इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑपोजिट साइड पे इसकी। ये देखें, प्रिपेयर योर एप्लीकेशन फॉर द नेक्स्ट इनटेक, यू शुड सबमिट एप्लीकेशन ऑन। ये इन्होंने पोर्टल का लिंक दिया हुआ है, कहाँ से आपने एप्लीकेशन अपनी प्रोसीड करनी है। कुछ जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका इधर ही लिखा होता है, रजिस्टर या अप्लाई ऑनलाइन, कुछ का इधर उन्होंने लिंक लिख के दिया होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं लिंक को। अब चूंकि इसकी एप्लीकेशन अभी नेक्स्ट इनटेक के लिए 2027 इनटेक के लिए ओपन होनी है, तो अभी ये क्लोज दिखाएगा, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर इनटेक 2026 इनटेक क्लोज्ड। तो ये क्लोज हो चुकी हैं अभी। खैर, इधर से आके आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करके आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, और प्रोफाइल क्रिएट करके फिर आपको वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करते जाएंगे, वैसे वैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और बाकी डिटेल अपलोड करते जाना है। तो ये बड़ा इजी सा प्रोसेस है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। अभी मैं आपको दूसरा पोर्टल इनका दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाता है हमारा दूसरा पोर्टल, जो सेकंड वाला लिंक था, ये वाला erasmusmunduscatalog.com। इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी आपको मैं सेम प्रोग्राम ही सर्च करके दिखाता हूँ, क्योंकि उधर भी हमने सेम ही देखा था। तो ये नीचे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं, इनमें से देख लेते हैं हमारा यूरोपब हेल्थ प्लस। ये वाला हमारा प्रोग्राम था जो हमने उस पोर्टल पर ओपन किया था। तो इधर कुछ इस तरीके से ओपन हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये देखें, की डिटेल्स ऑफ यूरोपब हेल्थ, ये सारी लिखी हुई है। 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, डबल मास्टर्स है, इंग्लिश स्पेनिश फ्रेंच 3 लैंग्वेजेस में मिल जाए आपको। और बाकी सारी डिटेल आप देख लें, इधर स्क्रॉल डाउन करता जाता हूँ। अच्छा, इसमें देख लें कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कौन कौन सी हैं, यूनिवर्सिटी के नेम लिखे हैं, और कंट्री जो यूरोप के अंदर जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलने की स्टडी करने के लिए। आयरलैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है। इसमें आपसे 2-3 ऑप्शंस पूछी जाएंगे कि आपको कौन सी ऑप्शन बेटर लगती है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसी कंट्री में आपने पढ़ना होता है। अब देख लेते हैं, एडमिशन रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। अच्छा, इसमें इन्होंने पहले से ही सारी डिटेल बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है, तो आपने दोनों पोर्टल लाजमी चेक करने हैं सेम प्रोग्राम के लिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिखे हैं जो सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए चाहिए, जिसमें आपका सीवी, मोटिवेशनल लेटर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, पासपोर्ट, बैचलर्स डिग्री, और आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, साइट्स हो या एमओआई, वो सारी डिटेल लिखी हुई है। अब देखते हैं हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप। तो ये उन्होंने लिखा है विजिट द यूरोपब हेल्थ एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो हमें ये दूसरे ही प्रोग्राम या दूसरे ही पोर्टल पर रीडायरेक्ट करेगा। इसका मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। अप्लाई नाउ, और ये देखें, क्लिक हेयर फॉर ऑफिशियल वेबसाइट। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये एग्जैक्टली हमें उसी मेन पेज पर ले गया है
जो हमने शुरू में देखा था यूरोप अब प्लस हेल्थ वाला, और एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन वाले पोर्टल को इधर ओपन कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर, और ये वाला, ये दोनों सेम ही है। तो इसी तरह आप दोनों पोर्टल से अपने अपने प्रोग्राम चेक कर सकते हैं। और ये इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर था जो आपको बता दिया। इसमें कोई चीज़ मिसिंग रह गई हो तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि आपने अपने प्रोग्राम सेलेक्ट कैसे करने हैं और एआई जो टूल्स हैं उसका आपने कैसे यूज़ करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले फाइंडिंग प्रोग्राम्स है। तो पहला तो ये है कि आप इधर कैटलॉग पर आएँ और यहाँ पर अपना कीवर्ड सर्च कर लें और उसको आप बारी बारी सारे प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट्स देखें। दूसरा ये है कि आपने कोई भी एआई सॉफ्टवेयर खोल लेना है, जैसे कि चैट जीपीटी। इसमें आप जेमिनी भी यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आपने अपनी सीवी अपलोड कर लेनी है। यहाँ से हम कोई रैंडम सीवी उठा लेते हैं। यहाँ पे हमने एक रैंडम सीवी पिक की है और ये मेडिकल के रिलेटेड है, ये किसी डॉक्टर साहब की सीवी है। अब इसमें हमने कमांड दिया गिव मी लिस्ट ऑफ एरास्मस मंडस प्रोग्राम रिगार्डिंग दिस सीवी। तो ये इनकी सीवी की सारी डिटेल उसने एआई सॉफ्टवेयर ने स्टडी कर ली है और उसके मुताबिक इसने प्रोग्राम की लिस्ट दे दी है। अब देखें सबसे पहले यूरो पब हेल्थ प्लस, ये वाला वही वाला प्रोग्राम है जिसकी हमने डेडलाइन देखी है कि वो स्टार्ट 8 अक्टूबर से होंगे और जनवरी तक इनकी डेडलाइन है। तो ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे उन्होंने निकाल के दिया है, एआई सॉफ्टवेयर ने निकाल के दिया है इस सीवी के रिलेटेड। इसके अलावा यूरोपियन मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ EMMPH ये सेकंड ऑप्शन है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, न्यूरो साइंस है, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, और इसके अलावा और भी ऑप्शन दिए हैं, लेकिन प्रायोरिटी बेस उसने 5 नहीं है। तो इनमें से आप कोई भी 3 सेलेक्ट करें, इनके कीवर्ड सर्च करें। अब जो पब हेल्थ वाला था वो तो हमने सर्च कर लिया। अब न्यूरो साइंस पे चलते हैं, कैटलॉग पर चलते हैं। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ की जगह हम न्यूरो साइंस पुट करके इस कीवर्ड को सर्च कर लेते हैं। तो ये देखें एरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम इन न्यूरो साइंस, तो ये हमारे पास एक नई ऑप्शन भी ओपन हो गई है। इसकी भी आप सारा क्राइटेरिया देख सकते हैं, सारी डिटेल इसकी आप इसके पोर्टल से चेक कर सकते हैं। सारी की सारी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। जैसे ये देखें एडमिशन्स के ऊपर आए तो हाउ टू अप्लाई की डेट्स, ये सारी चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड, जीपीए, और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी डिटेल इधर लिखी हुई है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने प्रोग्राम सर्च करने हैं एआई की हेल्प लेते हुए। अभी नेक्स्ट देख सकते हैं कि एआई के जरिए आप कौन कौन से और काम कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं, ये तो हमने देख लिया। आप अपनी ग्रामर की मिस्टेक्स इंप्रूव कर सकते हैं। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए बनाए हुए हैं, आप उनको एआई पर अपलोड करें, जेमिनी या चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल पर अपलोड करें। उसकी ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं उनको चेक करें, उनको आप ठीक कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज आइडियाज फॉर LOM CV प्रोजेक्ट्स एडिशन टू मेक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी सीवी अपलोड करके चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से पूछ सकते हैं कि मुझे LOM किस तरीके का बनाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए। फिर आप अपनी डिटेल देंगे, मैं स्टडी यहाँ पर करता रहूँ, मैंने ये सर्टिफिकेशंस की हैं और यहाँ मुझे कौन सी और सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐड या रिमूव करनी चाहिए। तो इस तरह के पहले आप आइडिया ऑर्गेनाइज करें, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं, आप अपनी सीवी उसके बाद बनाएं, आप उसका अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन उसके बाद बनाएं, फिर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनेगी। रिव्यूइंग योर सीवी LOM, हाँ ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई मेंटोर नहीं मिल रहा जो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सके, तो आप अपनी सीवी LOM रिकमेंडेशन लेटर्स आप एआई टूल से ये भी रिव्यू करवा सकते हैं। गेटिंग सजेशन फॉर पर्सनलाइजिंग प्रोफाइल क्रिएशन, यही है कि आप अपनी सारी डिटेल दें जो पहले भी मैंने बताया, एआई टूल को दें और उससे आइडियाज़ लेंगे कि इस प्रोग्राम के लिए या इस स्कॉलरशिप के लिए मुझे कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड करनी चाहिए, फिर उसको अपने तरीके से ऐड करें, फिर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पर देखें रेड मार्किंग में है कि पहला पॉइंट, डू नॉट कॉपी एआई जनरेटेड कंटेंट डायरेक्टली। अगर आपने कोई कंटेंट एआई से बनवा भी लिया है तो उसको डायरेक्टली आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये आपकी प्रोफाइल वीक कर देगा और शायद रिजेक्शन भी लगवा दे। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है अपने वर्ड्स में, इसको आपने अपनी लाइफ के रिलेटेड कन्वर्ट करना है, फिर आपने इसको बनाना है। स्पेसिफिकली आपके मोटिवेशनल लेटर, ये सेकंड लाइन में लिखा भी है, और आपकी सीवीज और आपके रिकमेंडेशन लेटर्स, इनमें आपने ह्यूमन टच लाजमी देना है। लास्ट पॉइंट वही है कि आपने जितनी भी चीज़ें एआई से बनवाई हैं उसको आपने अपना ह्यूमन टच या अपने पर्सनलाइज तरीके से एडिट लाजमी करना है और उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है।
तो ये यहाँ तक एरेस्मस मंडस की कंप्लीट गाइड थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जो चीज़ें रह गई हैं वो आप कमेंट्स में नीचे पूछ भी सकते हैं। अब मैं कोशिश तो यही करता होता हूँ कि सारी चीज़ें इधर ही बता दूँ और आप खुद से ये सारा प्रोसेस कर सकें, लेकिन अगर जो लोग इसको नहीं कर पा रहे, वो इसकी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, तो इसकी पेड सर्विसेज अवेलेबल है। और जब आप मैसेज करते हैं तो वेट किया करें, क्योंकि फ़ौरन से रिप्लाई करना मेरे लिए भी मुश्किल होता है। और आप अपना नेम, अपनी डिटेल, अपनी सारी प्रोफाइल, अगर आपके पास सीवी हो तो वो शेयर कर दिया करें, फिर उसको असेस करना ईजी हो जाता है। फिर आपको पेड सर्विसेज की सारी डिटेल बता दी जाती है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।